नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। साधारण ब्याज टॉपिक हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में हम नेक्स्ट टाइप किस्तों से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। हमारे सामने क्वेश्चन है कि 3220 रुपये के देय ऋण का भुगतान 4 बराबर वार्षिक किस्तों में करना है। यदि दर 10% है तो किस्त बताओ। देय ऋण का भुगतान करना है। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए सभी बच्चे जो करते हैं, अगर मैं लिखूं इसमें करना सिर्फ इतना ही होता है कि 100 प्लस दर गुणा 0 से शुरू करना होता है और जितनी किस्त है वहां तक हम जाते हैं। एक बार मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, फिर इस कंप्लीट कंसेप्ट को समझेंगे कि ये क्यों बना, कैसे इस तरीके से ये किस्त आई। जैसे 4 भुगतान करना है तो 0, दूसरा 100 प्लस 10 गुणा 1, 100 प्लस 10 गुणा 2 और 100 प्लस 10 गुणा 3। तो ये गुणा करेंगे तो 0 हो गया, 100 में 0 जोड़ेंगे तो 100 आ गया, यहाँ से 10 है जोड़ेंगे तो 110 आ गया, यहाँ 20 है और यहाँ कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। अगर इन सबको हम जोड़ दें तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 460 यूनिट। ये जो यूनिट आए वो किसके बराबर होंगे, देय ऋण के। और किस्त का जो यूनिट होगा वो हमेशा कितना होगा, 100 होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस बात को कि क्वेश्चन इतना ही करना है, पर कंसेप्ट समझना जरूरी है कि ऐसा हुआ क्यों। पहले एक बार हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 100 लिख दीजिए, किस्त 100 यूनिट है और 10% दर है, तो उसको 4 0 से शुरू करके 4 चीज़ों के आगे लाइन में हमने मल्टीप्लाई करनी है। तो 0, 1, 2 और 3 आ जाएगा, टोटल आ गया 460। यानी 460 बराबर किसके है, 3220 के। तो 460 का 3220 में भाग दे दिया और किस्त कितने यूनिट है, 100, तो 100 की गुणा कर दी। यहाँ से अगर इसको सोल्व करें तो 7 चौका 28 और 7 छिक्का 42, 7 पर कट गया, आंसर कितना आ गया, 700। ठीक है जी, किस्त आ गई है 700 रुपये। अब सबसे बड़ी जो उलझन हमारे सामने आती है, ठीक है, आंसर बुक में भी ये दे रखा है, सभी नोट्स में भी ये दे रखा है, तो बहुत से बच्चों के उलझन किस चीज़ की आती है कि जी आप कह रहे थे देय ऋण कितना है, 3220 रुपये, ठीक, और 4 किस्त है और किस्त हमने कितनी अदा की है, 700। तो 700 के आधार पर अगर मैंने 4 किस्त दी तो मैंने अदा कितने किए हैं, तो आप कहोगे जी 2800 रुपये अदा किए हैं। पर आप तो कह रहे थे देय ऋण कितना है, 3220। अब रुपए देने थे 3220, अदा किए सिर्फ 2800। ये कैसा हिसाब किताब हुआ, बच गए जो 420 रुपये वो कहाँ चले गए। लगभग बच्चों के ये डाउट दिमाग में आता है कि बचे हुए 420 रुपये कौन देगा, वो क्यों नहीं दिए। तो फिर कई बार हमें आधा अधूरा आंसर मिल जाता है कि जी जो पैसे पे किए उस पर ब्याज लग गया। जो हम उधार या जो ऋण है वो चुका रहे हैं, एक तो हम पैसे ऋण का भुगतान कर रहे हैं, ऊपर से हमें ब्याज मिल रहा है, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। तो ये कैसे जस्टिफाई करना है उस चीज़ को डिटेल से समझते हैं। ये तरीका हम सब लगाते हैं, ठीक है, ये तरीका हमने लगा दिया, आंसर आ गया, आंसर ठीक भी है, पर एक संतुष्टि नहीं होती कि ऐसा हुआ कैसे, तब इस चीज़ को समझते हैं। अब देखो, एक वस्तु है कोई भी, मान लेते हैं कोई भी मोबाइल है या कुछ भी, वो मैं कह देता हूँ जी थी 2300 रुपये की। एग्जाम्पल से समझते हैं ये कैसे बना। 2300 रुपये की कोई वस्तु है, अगर वो मैं खरीदता हूँ और आज उसका भुगतान करूँ तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 2300 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक। मैं कहता हूँ जी मैं आज ये पैसे नहीं देना चाहता, मैं ये पैसे आपको 4th ईयर यानी 4 वर्ष के बाद चुकाना चाहता हूँ। तो वो कहता है ठीक है जी आप 4 वर्ष के बाद चुकाइए, पर आपको जो ब्याज लगेगा वो 10% की दर से लगेगा। तो ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, 10% की दर से मैं ब्याज दे दूंगा। तो अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं तो 2300 रुपये 10% की दर से 4 वर्ष के बाद चुकाऊंगा तो 4 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। इसको अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगा
तो 23 चौका होता है 92, यानी ब्याज कितना हो गया 920 रुपये हो गया। ब्याज हमें 920 रुपये चुकाना पड़ेगा, तो 2300 और 920 कितने हो गए 3220 रुपये। ये मेरा क्या हो गया देय ऋण। यानी कि कोई वस्तु 2300 रुपये की है, अगर मैं आज उसको नगद खरीदता हूँ तो मुझे 2300 रुपये देने पड़ेंगे। अगर मैं उसे 4 वर्ष के बाद चुकाना चाहता हूँ, 4 वर्ष के बाद आकर अगर इकट्ठे रुपए दूंगा तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे 3220 रुपये देने पड़ेंगे। अब मैं ना तो इसका नगद में भुगतान करना चाहता हूँ, ना ही 4 वर्षों के बाद भुगतान करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जी मुझे 4 बराबर किस्त में इसका भुगतान करने दिया जाए। तब देखो, अगर मैं 4 वर्ष अलग अलग रुपए दूंगा तो जो मैं रुपए अदा करूंगा वो 2300 से तो क्या होंगे अधिक होंगे, और 3220 से क्या होंगे कम होंगे, क्योंकि मैं पहले वर्ष कुछ ना कुछ पैसे चुका दूंगा। क्योंकि जब मैं पहले वर्ष पैसे चुकाने आऊँगा तो वो कहेगा जी आपको ब्याज किस पर लगेगा 2300 रुपये पर लगेगा, क्योंकि मैं वस्तु 2300 रुपये की लेके गया था। 1 वर्ष के बाद अगर मैं पैसे चुकाने आया तो वो कहेगा जी 1 वर्ष कंप्लीट हो चुका है, 2300 रुपये पे आपके ब्याज लगेगा। ठीक, अब पहले वर्ष जो मैंने रुपए चुकाए तो उसमें मैंने पहले वर्ष में जो रुपए चुकाए तो उसके बाद अब दूसरे वर्ष के लिए इससे राशि कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी कम रह जाएगी, क्योंकि जो पहले वर्ष में रुपए चुका हूँ उस पर आगे ब्याज नहीं लगेगा। तो दूसरे वर्ष जो मैं राशि चुकाऊंगा उसमें जो ब्याज लगेगा वो बची हुई राशि पर लगेगा। इस तरीके से जैसे जैसे मैं रुपए चुकाता रहूँगा वैसे वैसे जो मेरी अमाउंट थी, जो मूलधन था, टोटल जो वस्तु का रेट था, उसमें कुछ ना कुछ कमी होती रहेगी। यानी जितने रुपए मैं चुकाता रहूँगा वो कम होते रहेंगे तो ब्याज अपने आप कम होता जाएगा। इसलिए लास्ट तक आते आते मेरे पास जो ब्याज होगा वो कम रहेगा, इसलिए 3220 रुपये टोटल नहीं होंगे, उससे कुछ कम होंगे। इसलिए क्वेश्चन में जो 3220 रुपये है वो देय ऋण था। ये देय ऋण तो तब था जब मैं 4 वर्ष के बाद आकर चुकाता। अगर मैं पहले से कुछ रुपए चुकाना शुरू कर दूंगा तभी ये इससे कम आता है। इसलिए इसका सही आंसर यही है कि जो पहले वर्ष मैंने रुपए चुकाए उस पर मैंने आगे के 3 वर्षों पर लगने वाला ब्याज क्या कर लिया, बचा लिया। यानी जो मैं यहाँ पहले वर्ष जो रुपए दे गया तो मैं कहूँगा जी वो आप अपने हिसाब से कम कर दीजिए। अब जितने रुपए मैं यहाँ चुका चुका हूँ वहाँ उस पर आगे 3 वर्ष ब्याज अब नहीं लगेगा, क्योंकि इस पर तो उसने टोटल 4 वर्ष का ब्याज लगा रखा था। जो मैं दूसरे वर्ष रुपए चुकाऊँगा उस पर मैं आगे के 2 वर्ष का ब्याज क्या कर लूँगा, बचा लूँगा। यानी एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि जो रुपए अदा कर देते हैं उस पर हमें ब्याज की क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। अब आप समझोगे कि जो ये हमने ट्रिक याद कर रखा है वो इस कंसेप्ट से बन गया। कैसे बन गया इस चीज़ को देखते हैं, समझते हैं। वही चीज़ जो अभी हमने समझी थी वही सेम आ जाएगी। जैसे मैं किस्त मान लेता हूँ 100 यूनिट, किस्त मैंने कितनी मान ली 100 यूनिट। किस्त बराबर है इसलिए मैं पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष जो पे करूँगा वो कितना करूँगा 100 यूनिट, 100 यूनिट, 100 यूनिट और 100 यूनिट। यानी पे मैंने कितने कर दिए 400 यूनिट पे कर दिए। जो मैंने 100 यूनिट पहले वर्ष पे किया तो मैं कहूँगा जी 10% से जो यहाँ रुपए मैंने पे कर दिए उस पर आगे वाले 3 वर्षों के लिए ब्याज नहीं लगेगा। यानी आगे वाले 3 वर्षों पर ब्याज नहीं लगेगा। तो 100 पर 10% के हिसाब से कितना यूनिट ब्याज हो गया, 10 ब्याज हो गया। यानी अगर ये 10 ब्याज है, ये 3 वर्षों पर नहीं लगेगा तो यहाँ पहले वर्ष में जो रुपए अदा कर चुका हूँ उस पर क्या मैं 30 यूनिट की बचत कर लूँगा, क्योंकि ये रुपए जो मैंने अदा कर दिए अब इस पर आगे ब्याज नहीं लगेगा। तो यहाँ ये रुपए अदा करके मैंने इसका आगे लगने वाला 30 यूनिट बचा लिया। इस रुपए पर मैंने आगे लगने वाले 2 वर्षों का ब्याज बचा लिया तो कितना बचा लिया 20। इस पर मैंने यहाँ अगले वर्ष का ब्याज कितना बचा लिया 10 यूनिट। और ये तो लास्ट वर्ष मैंने पे किया है, इस पर मैं कोई भी ब्याज नहीं बचा पाऊँगा, क्योंकि लास्ट वर्ष आकर जो पे करूँगा वहाँ तो ब्याज लगेगा। तो अब देखिए 0, 10, 20 और 30
ये 0 इनकी गुणा 0, 10, 20 और 30 जो ये लिखा गया है ये इस बेस पर लिखा गया है। यानी मैंने जो पे किया है वो कितना किया है 400 यूनिट। जो मैंने बचा लिया 30, 20, 50 और 10, 60 यानी ये मैंने बचा लिया। यानी जो अगर बीच में मैंने पे शुरू किया करना तो मैं जो देय ऋण था उसमें से कुछ ना कुछ बचा लूँगा। तो पे किया गया और बचाया गया क्या होता है देय ऋण। यानी मैंने 700 के हिसाब से 2800 रुपये पे किए हैं, तो ये 420 रुपये बच गए वो मैंने इसलिए बचा लिए क्योंकि मैं हर वर्ष कुछ ना कुछ पे करता रहा, इसलिए उस राशि पर ब्याज बच गया। इसलिए कहेंगे 400 यूनिट हमने पे किए, 60 यूनिट हमने बचा लिए, तो पे किया गया और बचाया गया जो टोटल होता है वही क्या होता है देय ऋण होता है। इसका मतलब 460 किसके बराबर है, 460 किसके बराबर है 3220 के, और यूनिट 10 माना है मैंने कौन सा किस्त, तो 100 की हम गुणा करते हैं। तो अब अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो इसी से ये चीज़ बनी है, यहाँ से 460 का भाग और 100 की गुणा। तो सही एक्सप्लेनेशन इसकी ये है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि आंसर जो आया है 700 रुपये, उसके हिसाब से 2800 रुपये पे हुए हैं, तो ये 420 रुपये कहाँ चले गए। तो ये कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं कि किस से रिलेटेड कितने क्वेश्चन हैं जो हमसे पूछे जाते हैं या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है कि 944 रुपये के देय ऋण का 12% वार्षिक दर से 4 बराबर किस्त में भुगतान किया गया, तो किस्त बताओ। तो सिंपल सी बात है, किस्त मैंने कितना मान लिया 100 यूनिट, 4 बराबर किस्त है तो 4 लिख लूँगा। 100 यूनिट के हिसाब से मैंने कितना पे कर दिया 400 यूनिट मैंने पे कर दिया। अब आप कहोगे पहले वर्ष आपने 12% के हिसाब से इसका 3 वर्षों के लिए बचा लिया, तो 12 दिया कितना बचा लिया 36, यहाँ कितना बचा लिया 24। तो किस्त हमने 100 यूनिट मानी है, 12% के हिसाब से इसका 12 यूनिट अगले 3 वर्षों के लिए, तो 12 दिया 36 बचा लिया, यहाँ 24 बचा लिया, यहाँ 12। लास्ट वर्ष उसको पे करना ही पड़ेगा, इसलिए बचत क्या होगी 0। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 36 और 36 72 यूनिट की हमने क्या कर ली बचत कर ली। 400 यूनिट पे किया है, 72 की बचत कर ली, तो टोटल जो पे करना था वो कितना था 472। ये देय ऋण था, 472 यूनिट देय ऋण था, जिसमें से 72 की बचत हो गई, 400 पे कर दिया गया। तो 472 बराबर कितना है 944। तो 1 यूनिट की वैल्यू के लिए 472 का भाग दे देंगे। किस्त पूछा है तो गुणा किसकी कर देंगे 100 की। तो ये कट गया किस पर 2 पर, तो आंसर कितना आ गया 200। तो 200 इसका क्या है सही आंसर है। तो आप ऐसे लिखो या उस तरीके से बात बराबर है, बस समझना ज़रूरी था कि यहाँ एक्चुअल में बचत होती है या रुपए अदा किए गए हैं उस पर ब्याज मिलता है। तो एक्चुअल में हमें ब्याज नहीं मिलता, हम ब्याज बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 22,100 रुपये के देय ऋण का 7% की दर से 4 बराबर वार्षिक किस्त की राशि बताओ। तो 4 बराबर किस्त है, दर 7% है, तो सेम तरीका अब तक तो आप इस चीज़ को ईजिली समझ पाए होंगे कि 100 यूनिट मान लिया तो 100 यूनिट हम पे करेंगे, तो टोटल पे कर दिया हमने 400। 7 के हिसाब से यहाँ 21 बचा लिया, यहाँ 14 बचा लिया, यहाँ 7 बचा लिया और यहाँ 0 बचाएगा। तो टोटल जो बचा लिया वो कितना बचा लिया 42। तो पे करना था वो 442 यूनिट पे करना था, देय ऋण था, उसमें से 400 पे किया, 42 बचा लिया, यानी 422 किसके बराबर है 22,100 रुपये के बराबर कितना है 422। किस्त पूछी है तो किस्त कितनी होगी 100 यूनिट। देखने से पता लग रहा है 5 पर जाएगा, 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 5 दूना 10, यानी वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। 50 की 100 से गुणा कर दोगे, आंसर कितना हो गया 5000। और 5000 क्या है हमारे पास किस्त की राशि है। इस हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है।
ज़रूरी नहीं है हर बार किस्त पूछे, आपसे किस्त देकर राशि पूछ सकता है या आपको किस्त और राशि देकर दर भी पूछ सकता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन से इसको समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 460 रुपये की वार्षिक किस्त में 4 वर्ष के देय ऋण का भुगतान 10% की दर से किया जाता है, देय ऋण बताओ। एक छोटी सी मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, जो यहाँ 460 लिखा हुआ है इसकी जगह है 980 रुपये। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ 460 नहीं आएगा 980 रुपये आएगा, तभी ये क्वेश्चन कैलकुलेट होकर प्रॉपर ये 4508 रुपये है जो आंसर आ पाएगा। चलो देखते हैं इस चीज़ को। अब तक जो क्वेश्चन किया सेम है, चाहे आपको किस्त दे रखी हो देय ऋण पूछ ले या देय ऋण दे रखा हो किस्त पूछ ले, उससे तरीके पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम अब तक जो कर रहे थे वही, किस्त को हमने क्या मान लिया, वही 100 यूनिट। 4 वर्ष हैं तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष के लिए हमने जो पे किया है वो वही 100 यूनिट पे कर दिए। तो टोटल पे कितना कर दिया, 400। 10% की दर है तो यहाँ मैंने 10 यूनिट एक वर्ष, तो टोटल 3 वर्षों के लिए मुझे कितने बचत हो जाएगी, 30 यूनिट की। यहाँ 20 यूनिट बचा लूँगा, यहाँ 10 यूनिट बचा लूँगा और यहाँ तो लास्ट वर्ष है, कुछ भी बचत नहीं हो पाएगी। तो टोटल जो हमने बचा लिए हैं वो कितने बचा लिए, 60 यूनिट। यानी ये हमने पे किए हैं, ये हमारी बचत है। तो टोटल देय ऋण कितना आ गया, 460 आ गया। यानी देय ऋण हमारे पास है 460 यूनिट और किस्त हमने मान ली 100 यूनिट। अब तक जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ देय ऋण दे रखा था, तो हम इस यूनिट का भाग दे रहे थे क्योंकि देय ऋण की वैल्यू दे रखी थी और किस्त पूछा गया था 100 की गुणा कर रहे थे। इस बार हमें किस्त दे रखी है, यानी किस्त 100 यूनिट है, उसकी वैल्यू दे रखी है, तो अब इसका भाग दे देंगे और जो पूछा गया है उसकी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यानी 980 रुपये है वो 100 यूनिट की वैल्यू है और हमें 460 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो इस तरीके से 460 की हम गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। 46 की गुणा 98 से करनी है। लॉजिक तरीका हमने सीखा हुआ है, जो वैदिक मैथ का तरीका हमने सीखा था कि इसका मतलब क्या है, 46 को 98 बार जोड़ना है। अगर मैं 46 को 100 बार जोड़ दूं तो आप कहोगे जी आंसर आ जाएगा 4600। तो मैंने 2 बार फालतू जोड़ दिया। 2 46 की वैल्यू कितनी होती है, 92 होती है। तो 92 अगर मैं माइनस कर दूं तो 46 को 98 बार जोड़ना था। 100 बार के जोड़ में अगर 2 वैल्यू माइनस कर दूं तो जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4508। और यही इसका क्या है, सही आंसर। तो ये तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का कि एक्चुअल में मल्टीप्लाई नहीं है, जोड़ है। 46 को 98 बार जोड़ना था तो हम 100 बार जोड़कर अगर 2 46 माइनस कर दें तब भी 46 98 बार जुड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ₹700 की वार्षिक किस्त से 5 वर्ष में 10% की दर से भुगतान किया जाता है तो देय ऋण बताओ। सेम है, बस वर्ष कितने हो गए, 5 हो गए। वही किस्त मान ली 100 यूनिट। तो अगर 5 वर्ष है तो हम 5 लिख लेंगे। पे किया है वो 100 यूनिट पे किया है तो 5 वर्ष 100 यूनिट पे करेंगे। तो टोटल जो पे कर देंगे वो कितना कर देंगे, 500। बचत होगी 10% के हिसाब से, तो 10 यूनिट 4 वर्षों के लिए कितना बचा लेगा, 40। तो यहाँ कितना बचाएगा, 30, यहाँ 20, इधर 10 और इधर 0। तो जो टोटल बचत कर ली गई है वो 90 और 10 100 यूनिट की बचत कर ली गई है। यानी पे कितना किया गया है, 600 यूनिट पे किया गया है। किस्त दे रखी है यानी 100 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 700 और हमें देय ऋण पूछा गया है यानी 600 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 छिका 42, यानी देय ऋण कितना आ जाएगा, 4200 रुपये आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। अभी इसमें एक कंसेप्ट और बचता है। मान लेते हैं इसी से हम क्वेश्चन बना लेते हैं कि अगर हमें 700 रुपये किस्त भी दे देता और 4200 रुपये देय ऋण भी दे देता, ठीक है, किस्त भी दे दे और देय ऋण भी दे दे, सॉरी देय ऋण नहीं देगा, इसमें हमें वस्तु का मूल्य देगा। इसलिए हम किसी और क्वेश्चन से इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हम स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो सबसे पहले हमने समझा था
ये वाला क्वेश्चन, इसमें मैंने वस्तु कितने रुपए की मानी थी? 2300 रुपए की। 2300 रुपए की वस्तु थी, 10% का दर था और किस्त हमारी कितनी आई थी? 700 रुपये आई थी। देखो इससे क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ उसी क्वेश्चन को कि वस्तु का मूल्य है 2300 रुपये, किस्त पे की गई है कितनी? 700 रुपये। कितनी किस्त पे की गई है? 4 किस्त पे की गई है। दर बतानी है। हमें पता है ये क्वेश्चन अभी हमने सोल्व किया था, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन है ही। देखो अगर इस क्वेश्चन को मैं वापस करूं तो ये वही क्वेश्चन था सेम जो मैंने आपको समझाया था कि 2300 रुपये है, 4 किस्त है, 700 रुपये की किस्त है, तो दर आनी कितनी चाहिए? 10% आनी चाहिए। तो इससे समझते हैं कि कैसे इन क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है। अगर मैंने 700 रुपये की 4 किस्त चुकाई है तो 7 चौका 28, यानी 2800 रुपये का मैंने क्या किया है? भुगतान किया है। तो आप कहोगे 2300 रुपये की वस्तु थी, आपने 2800 रुपये का भुगतान कर दिया, तो आपने जो ब्याज अदा किया है वो कितना किया है? 500 रुपये किया है। अगर ये क्वेश्चन होता सिंपल दर निकालने का, तब तो मैं कह देता 500 रुपये का ब्याज है, 2300 रुपये मूलधन है, 4 वर्ष है, तो सिंपल ये कह देता जी 500 रुपये ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन 2300 और गुणा समय जो कितना है 4, और दर निकाल सकते थे। ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन जो हमने शुरुआत में किए थे, पर यहाँ तो ये कंसेप्ट किस चीज़ का है? किस्त का है। तो इसमें मैं ये तरीका तो नहीं लगा सकता, इसलिए हमारे पास क्या है, तरीका क्या है इसको निकालने का वो देखते हैं। जैसे क्योंकि किस्त हमने कितनी अदा की है? 700 रुपये। इस टाइप का क्वेश्चन होगा। पहले वर्ष जब मैं किस्त देने आया तो वस्तु थी कितने रुपए की? 2300 रुपये की। 2300 रुपये की मैं वस्तु लेकर गया। पहले वर्ष के बाद जब मैं किस्त लौटाने आया तो पहले वर्ष जो मुझे ब्याज देना होगा वो कितने रुपए पर देना होगा? 2300 रुपये पर देना होगा। फिर मैंने लौटा कितने दिए? 700 रुपये। अब जब मैं दूसरे वर्ष पैसे देने आऊँगा तब मैं कहूँगा जी पिछले वर्ष मैं आपको 700 रुपये दे गया था, अब जो मैं ब्याज दूंगा वो 700 इसमें से कम कर दो, कितने बच गए? 1600। अब जो ब्याज लगेगा मेरा वो किस पर लगेगा? 1600 पर। अब जब मैं तीसरे वर्ष पैसे देने आऊँगा तब मैं कहूँगा जी पिछले वर्ष 1600 पर ब्याज दिया था, तब मैं 700 लौटा गया था, अब मेरा जो ब्याज लगेगा वो कितने पर लगेगा? 900 रुपये पर लगेगा, क्योंकि हर बार जो पैसा है वो कम होता रहेगा। जब मैं चौथे वर्ष पैसा देने आऊँगा तब मैं कहूँगा जी 700 रुपये मैं दे चुका था, तो अब जो ब्याज दूंगा मैं कितने पर दूंगा? 200 रुपये पर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 2300 रुपये की वस्तु थी, आज आप खरीद कर लेकर जाते हो 2300 रुपये। पहले वर्ष आप आए तो आपने 700 रुपये अदा किए, तो आप 2300 रुपये पर ब्याज दोगे। अब आप कहोगे 700 रुपये मैं दे चुका हूँ, अब अगले वर्ष जब आऊँगा तो मैं 700 निकाल दो, उसमें से 1600 पर ब्याज दूंगा। फिर अगले वर्ष आऊँगा तो 700 और निकाल दो, इसमें से 900 रुपये पर ब्याज दूंगा, और फिर चौथे वर्ष ब्याज दूंगा वो किस पर दूंगा? 200 रुपये पर। इस हिसाब से अगर हम इनको जोड़ दें तो 2300, 1600, 3900, 4800 और 2 5000 रुपये हो गए। यानी जो ब्याज लग गया टोटल वो किस पर लग गया? 5000 रुपये पर लग गया। अब आप वो पिछले वाले क्वेश्चन याद कीजिए जहां मैंने कहा था कि अगर हम मूलधन को जोड़कर, मान लेते हैं कि एग्जांपल से मैं समझाऊं, अगर मैं किसी को मान लेते हैं 50,000 रुपये उधार देता हूं और वो 3 साल के बाद मुझे आकर वापस लौटाता है, तो मैंने कह दिया जी मैंने 50,000 रुपये उधार दिए थे, 1 वर्ष का 50,000 था, 3 वर्ष आपने रखे हैं, तो टोटल आप मुझे 1.5 लाख पर ब्याज दोगे। मतलब पहले वर्ष भी 50,000 पर ब्याज, दूसरे वर्ष भी 50,000 पर ब्याज और तीसरे वर्ष भी 50,000 पर ब्याज। यानी या तो मैं 3 वर्ष समय उठा लूँ या मैं 1.5 लाख रुपए उठा लूँ, बराबर बात है। और ये मैंने कंसेप्ट आपको पहले समझाया था। इसलिए ये मेरे पास अमाउंट होती होती कितनी हो गई? 5,000 हो गई। यानी कि जो 500 रुपये ब्याज है वो मुझे किस पर चुकाना है? 5,000 पर। अब समय यहाँ 1 आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अलग अलग वर्षों का, 4 वर्षों का मूलधन जोड़कर इकट्ठा कर लिया, तो समय अब क्या होगा? सबको मैंने मूलधन को या राशि को जोड़ लिया, इसलिए समय क्या आएगा? 1 आएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 50 से 50, 0 से 0, आंसर कितना आ गया?
10% आ गया, यानी जो दर थी वो क्या है, 10% है। अब यहाँ से एक बात और आपने ध्यान रखनी है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो रेयर चांस है कि आपको किस्तें वार्षिक दे रखी हों। एग्ज़ाम में जो इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा वो किस्त मंथली पर पूछेगा। तो यहाँ ये वार्षिक था इसलिए मैंने यहाँ 1 लिखा। अगर ये मंथली होता तो मैं यहाँ 1 मंथ लिखता, मंथ नहीं लिख सकते हमें, क्योंकि दर हमारी आनी होती है वो किस पर आनी होती है, वर्ष पर आनी होती है। इसलिए अगर ये मंथली होता तो मुझे 1/12 लिखना पड़ता, क्योंकि मंथ को वर्ष बनाना पड़ेगा तो 1/12 लिखना पड़ेगा अगर क्वेश्चन मंथली पर पूछा जाए तो अब देख लेते हैं, ये कंसेप्ट हमने समझ लिया है। अब इस पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे अब ये क्वेश्चन है कि एक मोबाइल 5220 रुपये का है जो 2000 रुपये के नगद भुगतान और 980 रुपये की 4 बराबर किस्त पर खरीदता है, तो ब्याज की दर बताओ। देखिए मोबाइल है कितने का, 5220 रुपये का। अब इसमें से इसने 2000 रुपये तो नगद भुगतान ही कर दिया, अब बच गए कितने, 3220 रुपये, यानी 3220 रुपये बच गए जिस पर आपको क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। उसने 4 किस्तें चुकाई हैं कितनी, 980 रुपये की। अगर 980 को 4 से गुणा कर देंगे तो 20 चौका 80 आ गया कितना, 3920 आ गया, यानी इनकी मैंने मल्टीप्लाई की है, यानी 3220 रुपये पर ब्याज लगना था, उसमें से आपने चुका कितना दिया, 3920 रुपये। तो आप बताइए कितना ब्याज चुका दिया आपने, आप कहोगे जी 700 रुपये ब्याज चुका दिया। 5220 रुपये का मोबाइल था, 2000 रुपये तो आपने नगद भुगतान कर दिया, वो तो आपके पैसे कट गए, बच गए कितने, 3220। इस पर आप ब्याज अदा करोगे और 980 के हिसाब से आपने जो पेमेंट कर दी वो कितनी कर दी, 3920 रुपये, तो आप कहोगे 700 रुपये आपने ब्याज चुकाया। अब ये चेक करना है कि 700 रुपये जो ब्याज आपने चुकाया है वो कितनी राशि पर चुकाया है। तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले वर्ष जो ब्याज लगेगा हमें पता है किस पर लगेगा, 3220 रुपये पर लगेगा। पहले वर्ष आप आए, आपने 980 रुपये चुका दिए, 980 रुपये चुका दिए, तो बचा हुआ कितना रह गया, इसमें से 980 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो कितनी बच जाएगी, 2240 बच जाएगी। देखो सिंपल सी बात है, लॉजिकली आप इस चीज़ को प्लस माइनस किया करो। सिंपल बात, 3220 रुपये थे, इसमें से 980 रुपये इसमें से माइनस करने हैं, तो कोई ज़रूरी तो नहीं है मैं 980 माइनस करूं। आप लॉजिकली इसमें से 1000 भी तो माइनस कर सकते हो। अगर मैं 3220 में से 1000 माइनस कर दूं तो आप कहोगे, इजीली कह सकते हो 2220 बचेगा। 980 माइनस करने हैं इसमें से, अगर मैं 980 की बजाय इसमें से 1000 माइनस कर दूं तो आप कहोगे जी 2220 बचेगा। मैंने एक्स्ट्रा माइनस कितना कर दिया, 20, यानी 2220 में 20 एक्स्ट्रा माइनस किया था, इसलिए 2200 क्या आ गया, 40 आ गया। अब देखिए अगली बार आप कितने जल्दी इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ष 980 फिर चुका दिए, तो माइनस करने होंगे तो आप कहोगे जी 2200 की जगह आएगा 1200 और 40 की जगह आएगा 60, क्योंकि 1000 माइनस करेंगे तो 1240 आएगा, 20 एक्स्ट्रा माइनस किया है तो 20 एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए। तो तीसरे वर्ष ये ब्याज लगेगा। चौथे वर्ष जो ब्याज लगेगा वो 1260 में 980 माइनस कर देंगे तो 260 और 20 इधर है, कितना हो जाएगा, 280। यानी इस तरीके से आपका क्या है, पैसा कम होता रहेगा ब्याज वाला। अब 4 वर्षों के लिए पहले वर्ष इस पर ब्याज लगेगा, दूसरे वर्ष इस पर, तीसरे वर्ष इस पर और चौथे वर्ष इस पर ब्याज लगेगा। तो यहाँ से मैं इनको जोड़ सकता हूँ कि टोटल ब्याज कितना है, तो कितना आ गया, 0, 14, 18 और 20, 2 आ गया, 2, 4, 6, 8 और 2, 10, 1, 2, 4 और 3, 7। यानी टोटल जो ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा, 7000 रुपये पर लगेगा। अब मैंने सब राशि को जोड़ दिया, यानी 1 वर्ष पर ले आया, इसलिए जो ब्याज चुकाया है वो कितना, 700, ब्याज गुना 100 बटा किस पर ब्याज लगा है, 7000 पर, और गुना सब में क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि ये भी क्वेश्चन किस पर है, वर्ष पर है। तो 700 से 700 कैंसिल हो गया, 0 से 0, आंसर कितना आ गया, 10% आ गया। और 10% ही इस क्वेश्चन का क्या है,
सही आंसर है। तो 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो किस्त पूछ लेगा, या किस्त देकर देय ऋण पूछ लेगा, या दर पूछ लेगा। पर दर में जो क्वेश्चन आएगा वो मंथली आएगा, इसलिए 2 से 3 क्वेश्चन हम मंथली पर और कर लेते हैं ताकि इसकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम मंथ के हिसाब से क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 7वां कि एक टीवी 5,000 रुपये का है, जिसे 1,000 रुपये के नगद भुगतान और 500 रुपये की 9 बराबर मासिक किस्त पर खरीदा जाता है, तो ब्याज की दर बताओ। देखो टीवी है वो है कितना, 5,000 रुपये का। 1,000 रुपये उसने नगद भुगतान कर दिया, टीवी था 5,000 का, नगद जो भुगतान है वो 1,000 का। इसका मतलब ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा, 4,000 रुपये पर लगेगा। चुकाए कितने हैं, 500 रुपये मंथली चुकाए हैं 9 महीने के लिए, तो चुकाए कितने हैं, 4500। 9 5 45 होगा, यानी कि जो ब्याज है वो कितने रुपए है, 500 रुपये है। अब ये 500 रुपये जो ब्याज टोटल है वो हर महीने अलग अलग है। जैसे 9 महीने में उसने चुकाया है, तो पहले महीने जो ब्याज लगेगा वो 4,000 पर ही लगेगा। दूसरे महीने आपने 500 लौटा दिए, अब किस पर ब्याज लगेगा, 3500 पर। फिर तीसरे महीने लगेगा 3,000 पर, फिर चौथे महीने लगेगा 2,500 रुपये पर, फिर 5वें महीने 2,000, छठे 1,500, 7वें पर 1,000, 8वें पर 500 और 9वें पर 500 माइनस कर दोगे तो कितना रह गया, 0। यानी यहाँ लास्ट में आते आते हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट से हमने डिवाइड किया है। इसका आंसर हम ऐसे कह सकते हैं कि लास्ट में 0 हो गया, तो वो पे क्या करेगा। तो अमाउंट, वस्तु का मूल्य 0 हुआ है, पर उस पर जो ब्याज बन रहा था वो रुपए तो हमें पे करने पड़ेंगे, तो लास्ट में वो करना पड़ेगा। अब इसको बहुत बार आपको ऐसा मिलेगा 0 हो जाएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसे जोड़ करना है, टोटल इस तरीके से पे किया है, तो जोड़ देखो हम ऐसे लॉजिकली भी सोच सकते हैं, ये 4,000 हो गया, ये भी 4,000 हो गया, ये भी 4,000 हो गया। तो 4 8 12 और 4 16,000 हो गया, 16,000 और 2,000 ये हो गया, यानी टोटल जोड़ कितना आ गया इसका, 18,000 आ गया। इस तरीके से भी हम इसको प्लस कर सकते थे। इसलिए 500 रुपये जो ब्याज मिला है, 500 गुणा 100 बटा किस पर है, 18,000 पर। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये किस्त क्या है, मासिक है। ये ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, अगर पूछेगा तो जो बटा हम 1 लिख रहे थे, ये वर्ष के लिए लिख रहे थे। अगर ये मासिक है तो इसका मतलब 1 महीने को वर्ष बनाना है, तो बटा क्या लग जाएगा, 12। इसका मतलब 12 ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये ध्यान रखना है, गलती से भी आपने अगर ये 12 मल्टीप्लाई में नहीं लिखा तब गड़बड़ हो जाएगी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या वैल्यू आएगी, 2 0 से 2 0, 1 0 से ये कट जाएगा, 6 दूना 12, 6 तिया 18। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो 50 और ये क्या है, 100। तो 100 बटा 3 है, और 100 बटा 3 का मतलब होता है 33 सही 1 बटा 3%। यानी जो रेट है वो कितना है, 33 सही 1 बटा 3%, क्योंकि रेट हमेशा क्या होता है, वार्षिक होता है। दर हमेशा क्या होती है, वार्षिक होती है। और ये वैल्यू हमें क्या दे रखी थी, मंथली दे रखी थी, इसलिए मंथ को हमने वर्ष में कन्वर्ट किया, इसलिए 12 का भाग हुआ और 12 ऊपर जाकर क्या हो गया, गुणा हो गया। क्लियर है। और देख लेते हैं 1 से 2 क्वेश्चन इसमें इसी कंसेप्ट पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक कॉपी 60 रुपये की है, जो 20 रुपये के नगद भुगतान और 8 रुपये की 6 बराबर मासिक किस्त पर खरीदी जाती है, दर बताओ। यानी कॉपी है कितने रुपए की, 60 रुपये की। नगद हमने कितने दे दिए, 20 दे दिए, तो ब्याज किस पर लगेगा, 40 रुपये पर। ब्याज 40 रुपये पर लगेगा, और 8 रुपये की मैंने 6 किस्त अदा की है, तो रुपए अदा कितने कर दिए, 48। 40 की जगह 48 अदा कर दिए, यानी ब्याज मुझे कितने रुपए देना पड़ा, 8 रुपये। अब बस चेक करना है कि 8 रुपये जो ब्याज है वो कितनी राशि पर लगा है। तो 6 बराबर किस्त है, पहली किस्त में जो मुझे ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा, 40 पर। फिर 8 रुपये लौटा दिए, दूसरे में मुझे ब्याज लगेगा 32, फिर 24,
फिर 4 नंबर पर 16, फिर 5 नंबर पर 8 और 6 नंबर पर 0। इस तरीके से ब्याज देना होगा। तो ये भी 40 है, ये भी 40 और ये 40, 40 दिया कितना हो गया 120, यानी टोटल 120 रुपये पर ब्याज लगेगा कितना 8 रुपये ब्याज। तो ब्याज गुणा 100 बटा राशि 120 गुणा समय 1 आ गया, पर आ क्या गया मासिक आ गया, इसलिए 12 की गुणा हो जाएगी। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 80% आ गया। यानी इसकी जो दर है वो क्या है 80% है। इस परसेंट से इस पर क्या लगा है ब्याज लगा है। तो मंथली जो कैलकुलेट करना है वो इस तरीके से करना है। और देखते हैं लास्ट 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं किस तरीके से बनेंगे। जैसे एक व्यक्ति 7,000 रुपये की कोई वस्तु खरीदता है, 3 वर्ष के बाद 3,000 रुपये लौटाता है और 5 वर्ष के बाद शेष बचे हुए 5450 रुपये अदा करता है, तो साधारण ब्याज की दर बताइए। देखो यहाँ मंथली नहीं है, वो अलग अलग तरीके से पैसे अदा कर रहा है। देखो वस्तु है कितने रुपए की 7,000 की। अब पे करने की बारी आई तो एक बार तो वो देकर गया कितने 3,000 और फिर लास्ट में आकर कितने देता है 5450। तो उसने अदा कर दिए कितने 8450 रुपये टोटल उसने पे कर दिए। 7,000 रुपये की वस्तु सी 8450 रुपये पे कर दिए, तो हम कहेंगे 1450 रुपये उसने टोटल क्या कर दिया ब्याज पे कर दिया। ठीक है, अब ये ब्याज जो पे किया है वो किस राशि पर किया है। तो 7,000 रुपये की वस्तु उसने ली थी, तो पहले वर्ष जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा 7,000 पर। उसने रुपए कब लौटाए हैं 3 वर्ष के बाद। इसका मतलब 3 वर्ष तक जो पैसा जो था ब्याज वाला वो कितना था 7,000 ही था। 3 वर्ष तक वस्तु लेकर चला गया, वो आया ही नहीं, तो तीनों वर्ष किस पर ब्याज लगेगा 7,000 पर लगेगा। 3 वर्ष के बाद वो आता है और 3,000 रुपये लौटा देता है। तो अब हम कहेंगे चौथे वर्ष उसने 3,000 तो लौटा दिए थे, तो अब ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा 4,000। 5वें वर्ष भी वो ब्याज किस पर लगेगा 4,000 पर लगेगा। और 5वें वर्ष उसने पैसे अदा करके इसको क्या कर दिया था ख़त्म कर दिया था। तो हम कहेंगे 7 चौका 28 और 4 और 4 8। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई टोटल 36,000 आ गई। यानी 3 है ये, तो 7 दिया 21 और 8 कितना आ गया 29,000 आ गया। जो टोटल अमाउंट हमारे पास होगा वो कितना होगा 29,000 होगा। इस तरीके से, क्योंकि पहले 7,000 रुपये की वस्तु थी तो 3 वर्ष तक 7,000 पर ही ब्याज लगेगा। 3 वर्ष के बाद उसने 3,000 लौटा दिए, तो अब जो ब्याज लगेगा वो बचे हुए 4,000 पर लगेगा। तो 21 और 8 29,000 पर ब्याज लगेगा कितना 1450 रुपये ब्याज लगा है। ब्याज गुणा 100 बटा 29,000 मूलधन गुणा समय 1। अब फिर वो क्या है वर्ष है ये 3 वर्ष के बाद। ध्यान रखना है वर्ष है या मंथ है इस चीज़ का स्पेशली। तो वर्ष है तो यहाँ सिर्फ 1 लिखना है, मंथ होता तब 12 की गुणा करते। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई, 29 5 145 होता है। तो आंसर कितना आ गया 5% आ गया, क्योंकि ये वार्षिक था और मंथली होता तो हम 12 की गुणा कर देते। स्पेशली लैंग्वेज पढ़ते टाइम बड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का। लास्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड, फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। एक व्यक्ति ने 6,000 रुपये की कोई वस्तु खरीदी, 4 वर्ष के बाद 2,500 रुपये चुका दिए और 5वें वर्ष 4,500 रुपये देकर भुगतान पूरा कर दिया, दर बताओ। फिर उसी तरीके का क्वेश्चन है, 6,000 रुपये की वस्तु है, 2,500 रुपये 4 वर्ष के बाद लौटाता है और फिर 4,500 रुपये लौटाता है। तो इस हिसाब से उसने लौटा कितने दिए टोटल 7,000 रुपये लौटा दिए। यानी जो ब्याज पे कर दिया उसने कितना पे कर दिया 1,000 रुपये का ब्याज उसने अदा कर दिया। अब ये ब्याज किस पर लगा है, तो ये 6,000 रुपये की राशि थी, 4 वर्ष के बाद वो आया है, यानी 4 वर्ष तक तो 6,000 रुपये पर ही ब्याज लगेगा। तो कितना लग गया 24,000 रुपये पर पहले 4 वर्ष के लिए ब्याज लग गया। 6,000 रुपये था, वो 4 वर्ष के बाद आया है, नहीं हर वर्ष 6,000 पर ब्याज लगता रहा, तो 24,000 तो 4 वर्ष का ये हो गया।
फिर उसने 2500 लौटा दिए, इसका मतलब 5वें वर्ष जो ब्याज लगेगा वो 6000 में 2500 उसने लौटा दिए, तो कितने बच गए 3500। यानी 5वें वर्ष 3500 पर ब्याज लगेगा, तो टोटल जो ब्याज लग गया वो लग गया 27,500 रुपये पर। 27,500 रुपये पर ब्याज लग गया, जो लगा कितना है 1000 रुपये। तो 1000 गुणा 100 बटा 27,500। सब में एक वर्ष लिखना है क्योंकि वार्षिक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 0 से 2 0 ये वाली कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि 25 से डिवाइड करना आसान हो जाएगा। 25 चौका 100 हो जाएगा। यहाँ अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये किस पर कट जाएगा 11 पर। अब देखें तो आगे सोल्व नहीं होगा, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 40 बटा 11। इसको सोल्व करेंगे तो 11 तिया 33, यानी 3 सही 7 बटा 11%। जो दर आ गई वो कितनी आ गई 3 सही 7 बटा 11। यहाँ जो लिखा हुआ है आंसर 3 सही 9 बटा 11 है, ऐसा नहीं है। मैंने शायद कैलकुलेशन तो सही की है बिल्कुल। यहाँ से अगर देखें तो 25 11 पर ही कटेगा तो 40, आंसर यही आएगा, 9 नहीं आएगा 7 आएगा। वहाँ कुछ मिस्टेक हो गई है टाइपिंग करने में। तो आंसर सही होगा वो कितना होगा 3 सही 7 बटा 11%। यही इस क्वेश्चन का क्या है सही आंसर है। तो ये कंसेप्ट था किससे रिलेटेड। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला किस्त पूछ लेगा, दूसरा किस्त देकर देयर इन पूछ लेगा, और तीसरा दर पूछ लेगा। दर के लिए आपको वार्षिक भी दे सकता है किस्त और मंथली भी दे सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ पाए होंगे। अभी एक पार्ट हम इस टॉपिक का और बनाएंगे साधारण ब्याज का, जिसमें बैंक से रिलेटेड जो ब्याज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखेंगे, या कुछ और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन देखेंगे। और एक जो रिक्वेस्ट हर बार आपसे की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट कीजिए अपना चैनल समझ के। धन्यवाद।